जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है विलियन, उस चैप्टर को टोटल जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है वो सारा एक ही वीडियो में पूरा खत्म करने वाले हैं। एक प्रकार से आपका पूरा जो चैप्टर 1 है ना, इसका ये वन शॉट क्लास होने वाला है। पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा विथ हैंड राइटिंग नोट्स दोस्तों, ठीक है। इससे सरल, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपना जो पहला चैप्टर है विलियन, इसको आसानी से तैयार कर लीजिए हमारे साथ जुड़ के, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है विलियन तथा विलियन के प्रकार। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी है, चीनी है और नमक है, ठीक है। इसका एक मिश्रण तैयार किया जाएगा, क्या बन जाएगा? शरबत, ठीक है। तो ये जो शरबत बना है ना, इसी को कहा जाता है विलियन, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? विलियन। तो वही चीज़ है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों कि ऐसा मिश्रण जिसे हम आंखों से देखकर न बता सके कि इनमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं उसको। जैसे कि पानी में अगर हम चीनी मिला देंगे, जब घुल जाएगा, समझ लीजिए एक पात्र है, ठीक है। ये एक पात्र है, इसमें पानी है, ठीक है। इसमें पानी है, इसमें हम चीनी घोल दिए हैं। जब चीनी घुल जाएगा तो आप इसमें देख के बता नहीं पाओगे, ठीक है, कि इसमें चीनी मिला है कि नमक मिला है कि और क्या क्या मिला है। आप आंखों से देख के नहीं बता पाओगे। तो यही जो मिश्रण बना है ना, मिश्रण, यही है समांगी मिश्रण, ठीक है। यही है समांगी मिश्रण, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि मतलब समांगी मिश्रण क्या होता है। और ठीक इसी का उल्टा होता है विसमांगी मिश्रण, ठीक है। विसमांगी मिश्रण क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। इसी का उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। विसमांगी मिश्रण क्या होता है वो भी आप लोग ध्यान से देख लो। जैसे कि पानी में अगर हम बालू मिला देते हैं, ठीक है, पानी में अगर हम बालू मिला देते हैं तो आप खुली आंख से देख के बता दोगे, ठीक है, कि मतलब भाई ये पानी है और इसमें बालू मिलाया गया है, ठीक है। तो मतलब ऐसा मिश्रण जिसे मतलब आप खुली आंखों से देख के बता दो कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, कौन कौन से तत्व मिले हैं, तो उसी को विसमांगी मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है इस चैप्टर में, मतलब विलियन चैप्टर में एक चीज़ और है, वो भी आप लोग देख लो। सबसे पहले विलियन के दोस्तों दो घटक होते हैं, ठीक है। विलियन के दो घटक होते हैं। पहला होता है विलायक, ठीक है, विलायक। और दूसरा घटक होता है विलेय। दूसरा घटक क्या होता है? विलेय होता है। अब विलायक और विलेय क्या है, ठीक है। विलायक और विलेय क्या है, इस चीज़ में भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, वो भी हम अभी क्लियर कर देते हैं ताकि आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ें आपको कोई भी दिक्कत ना हो उसमें, ठीक है। तो विलायक और विलेय क्या होता है? जैसे कि मान लो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ये तो पता ही है। तो विलियन, मान लो विलियन क्या है हमारा, मान लो विलियन है हमारे पास, विलियन बना है हमारा पानी और चीनी से मिला के विलियन बना है, ठीक है। तो इसमें जो पानी है वो क्या है? विलायक है। और जो चीनी है वो क्या है? वो विलेय है। विलायक और विलेय क्या होता है आप इस प्रकार से समझ लो कि मतलब जो घोलता है, ठीक है, जो घोलता है, विलियन में जो घोलता है वो विलायक होता है और जो घुलता है वो विलेय होता है। और एक प्रकार से और समझ सकते हो कि विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, ठीक है। मतलब विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, ठीक है। तो आई होप विलेय और विलायक क्या होता है आप समझ गए होंगे। चलिए अब इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक देखते हैं जो है विलयन की सांद्रता, ठीक है। विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक विलयन है, विलयन है, ठीक है। ये क्या है? एक विलयन है और इसमें विलायक है, इसमें पानी है। पानी क्या है? पानी भैया विलायक है, ठीक है। पानी क्या है? विलायक है। तो विलयन की सांद्रता की परिभाषा क्या लिखी है? विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसमें कोई पदार्थ घुला है विलेय, ठीक है। अब ये विलेय पदार्थ क्या है? नमक भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता क्या होता है एक बार ध्यान से फिर समझ लो कि विलायक की निश्चित मात्रा में, मान लो ये विलायक है तो ये एक निश्चित मात्रा में है, मान लो ये 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर है। तो
विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी कि ये जो विलेय है इसकी जो मात्रा है ना, वही विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, देखेंगे कि विलयन की सांद्रता के प्रकार। दोस्तों विलयन की जो सांद्रता होती है ना, वो कुछ प्रकार की होती हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर इसी को भार प्रतिशत भी बोला जाता है। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब मतलब कोई विलयन दिया है, किस में दिया है, ग्राम में दिया है। ठीक है, और विलेय का मतलब विलेय की जो मात्रा है वो भी किस में दिया है, ग्राम में दिया है, तो वहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत काम करता है। ठीक है, मतलब ध्यान से एक बार फिर से समझ लो, मतलब जहाँ पे विलयन का जो भार है, ठीक है, वो किस में दिया है, ग्राम में दिया हो या किलोग्राम में दिया हो। विलेय का भार भी ग्राम में दिया हो, किलोग्राम में दिया हो, तो वहाँ पे आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर आपका क्या होता है, विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, और बट्टे हो जाएगा विलयन का भार। ठीक है, विलयन का भार, विलयन का भार किसमें, ग्राम में, गुणे में 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र। ठीक है, इसी के बेस पे आपका सवाल हल होगा। ठीक है, दूसरा है जो विलयन की सांद्रता के प्रकार में दूसरा जो चीज आता है वो है आयतन प्रतिशत। ठीक है, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, यानी कि जहाँ पे विलयन की मात्रा ml में दिया हो। ठीक है, विलयन का आयतन ml में दिया हो या लीटर में दिया हो। ठीक है, और विलेय की मात्रा भी ml में दी हो या फिर लीटर में दी गई हो, तो वहाँ पे आयतन प्रतिशत होता है। और आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर आपका क्या होता है, विलेय का भार, सॉरी फ्रेंड्स, विलेय का आयतन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आयतन प्रतिशत की बात हो रही है। विलेय का आयतन किसमें, ml में, बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में दिया होगा, ml में दिया होगा या फिर लीटर में दिया होगा, गुणे में 100। ठीक है, जब आयतन प्रतिशत निकालने का आएगा मतलब क्वेश्चन, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml में या लीटर में, विलयन का आयतन ml में या लीटर में, गुणे में 100 आयतन प्रतिशत का सूत्र हो गया। ठीक है, तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। यहाँ पे दोस्तों जो विलयन होगा ना, वो किस में दिया होगा, ml में दिया होगा या फिर लीटर में दिया होगा, लेकिन विलेय जो दिया होगा वो किस में दिया होगा, ग्राम में दिया होगा या फिर किलोग्राम में दिया होगा, तो वहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता वाला चीज हो जाता है, वहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लगता है। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार, क्योंकि विलेय का भार दिया होगा, ग्राम में दिया होगा या फिर किलोग्राम में दिया होगा आपके प्रश्न में। और विलयन किस में होगा, विलयन होगा आपका आयतन में। ठीक है, विलयन का आयतन किस में होगा, ml में होगा या फिर लीटर में होगा, और गुणे में 100। तो जब आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, विलेय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन ml में, गुणे में 100। ठीक है, तो ये है विलयन की सांद्रता के कुछ प्रकार। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोलरता बराबर आपका होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। ठीक है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों चूंकि एक चीज़ है जो नोट करने लायक है,
मोल बराबर आपको पता होगा कि भार बटे अणु भार होता है, ठीक है। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और फार्मूला निकलेगा, ये समझ लो हमारा पहला फार्मूला है कि मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। चूंकि हमको पता है कि मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है, तो यहाँ से फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। वो चेंजेस क्या होगा कि मोलरता बराबर हमारा हो जाएगा विलेय के मोल। तो विलेय के मोल में क्या है, मोल बराबर क्या है, ठीक है, मोल बराबर क्या है, भार और अणु भार दोनों है। तो विलेय का भार हो जाएगा बटे विलेय का अणु भार, और पूरे के बट्टे हो जाएगा विलयन का आयतन ml में और गुणे 1000, ठीक है। ये मोलरता का दोस्तों दूसरा सूत्र है, ठीक है, दूसरा सूत्र है मतलब, ठीक है। लेकिन सूत्र को ऐसे नहीं लिखा जाता है, सूत्र को ऐसे लिखा जाता है, आगे देख लो कैसे लिखा जाता है। मोलरता जिसको हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित किए हैं, ठीक है, इस किसके बराबर है, मोलरता बराबर आपका हो जाएगा विलेय का भार जिसको स्मॉल w से प्रदर्शित किया गया है, और विलेय का अणु भार जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया गया है। पूरे के बट्टे है विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन किस में है, ml में है, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो कैपिटल V, ठीक है, ml में है तो ml और गुणे 1000 का गुणे 1000 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मोलरता m बराबर आपका क्या आ जाएगा, विलेय का भार, ठीक है, और जो ये विलेय का अणु भार m है, स्मॉल m, ये नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर भाग दे रहा था नीचे आएगा तो गुणा करेगा, ठीक है। तो मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय का भार यानी कि स्मॉल w बट्टे हो जाएगा विलेय का अणु भार यानी कि स्मॉल m गुणे क्या, विलयन का आयतन वॉल्यूम किस में है, ml में है, और गुणे में हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है मोलरता का, ठीक है। कैपिटल M बराबर हो जाता है W अपॉन स्मॉल m इंटू V इन ml इंटू 1000, 1000, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला है मोलरता का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसान हो। जो कैपिटल M है वो क्या है, मोलरता है। स्मॉल w जो है वो क्या है, विलेय का भार है। कैपिटल स्मॉल m जो है वो है विलेय का अणु भार, और कैपिटल V जो है वो है आयतन वॉल्यूम, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको मोलरता भी समझ में आ गया होगा। चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है मोल अंश, या फिर इसी को मोल प्रभाज भी बोला जाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यानी कि दोस्तों हम एक विलयन लिए हैं, ठीक है। विलयन का एक घटक हमारा विलेय है, विलेय हम मान लेते हैं चीनी है, ठीक है। तो यानी कि लिखा है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यानी कि इस चीनी की मोलों की जो संख्या होगी ना, वो विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगी, वही मोल अंश मोल प्रभाज कहलाता है। यानी कि ये हमारा जो चीनी का मोल की संख्या होगी ना, चीनी के मोलों की जो संख्या होगी वो किसके अनुपात के बराबर होगी, विलेय एवं विलायक दोनों की। तो यहाँ पे चीनी क्या है, विलेय है, ठीक है, और विलायक क्या है, पानी है, ठीक है। यही हमारा मोल प्रभाज है दोस्तों, यही हमारा मोल प्रभाज है, ठीक है। क्या लिखा है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा मतलब एक घटक के मोलों की संख्या हमारा विलेय विलेय के मोलों की संख्या हो गया, और किसके अनुपात के बराबर है, विलेय तथा विलायक, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम, विलेय बटे विलेय प्लस विलायक, ठीक है, विलायक। यही हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का जो मोलों की संख्या होता है ना, वो किसके अनुपात के बराबर होता है, विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के बराबर होता है, यानी कि विलेय एवं विलायक दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, वही मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं मोल अंश मोल प्रभाज, ठीक है। मान लीजिए हम विलयन का कोई एक घटक लेते हैं, जैसे हम विलेय का मोल प्रभाज लेते हैं, ठीक है, विलेय का मूल प्रभाज, ठीक है। विलेय का मूल प्रभाज किसके बराबर होगा, तो भैया विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या
ये छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। विलेय के मूलों की संख्या और इसके अनुपात में क्या रहेगा, विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है, मूलों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा एक सूत्र निकल के आ गया है मूल प्रभाज का, मूल अंश का, ठीक। तो इस सूत्र को सूत्र के फॉर्मेट में लिख देते हैं, ऐसे सूत्र नहीं लिखा जाता है हिंदी में, इसको सूत्र के फॉर्मेट में कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल गया, विलेय का मूल प्रभाज मिल गया, उसके बराबर क्या है, विलेय के मूलों की संख्या है और बटे में विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे विलेय का जो मूल प्रभाज है इसको हम एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक्स ए के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, विलेय के मूलों की जो संख्या है इसको स्मॉल एन ए से प्रदर्शित करते हैं और विलायक के मूलों की जो संख्या है उसको स्मॉल एन बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो विलेय का मूल प्रभाज एक्स ए बराबर हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या यानी कि एन ए और विलेय एन ए प्लस विलायक एन बी, ठीक है। यानी कि एक्स से बराबर हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। विलेय के मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या प्लस अपॉन विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है। तो यही हमारा मूल अंश है, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोललता, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए इसको ध्यान से देख लो, ठीक। परिभाषा देखते हैं इसका, 1 केजी या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं या फिर स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परिभाषा अभी आप लोग नहीं समझे होंगे लेकिन ध्यान से देखो, हमने एक विलियन लिया है, ठीक है। ये क्या है, विलियन है। विलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं बाबू, विलियन कहते हैं। विलियन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, ठीक है। क्या लिखा है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ये जो विलायक है ना ये कितना है, 1 केजी है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो परिभाषा लिखा है मोललता का कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, इसमें विलेय घोला गया है तो विलेय जब घोला जाता है ना तो मोल में घोला जाता है दोस्तों, मोल में, ठीक, मोल में घोला जाता है। तो वही चीज बोल रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मूलों की जो संख्या है ना, ठीक है, वही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर होता है हमारा विलेय का मोल, ठीक है, विलेय का मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। ये मोललता का हमारा पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र निकल के आ गया है। चूंकि हमको पहले से पता है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, तो हम इस मोल की जगह भार बटे अणु भार को रखते हैं, ठीक है। तो उसको रखते हैं तो मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का अणु भार और पूरे के बट्टे हो जाएगा विलायक का भार। केजी में अगर लेंगे तो हम 1000 का गुणा नहीं होगा लेकिन ग्राम में लेना है हमें, तो विलायक का भार ग्राम में लेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मोललता का हमारा फॉर्मूला निकल के आ चुका है, मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार और पूरे के बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, ठीक है। यही मोललता का सूत्र है, मोललता का फार्मूला है, इसी से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ठीक। अब इसको मतलब इसको प्रदर्शित करके लिखते हैं फाइनल फार्मूला। तो मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर डिफिनेशन में हमने पढ़ा, परिभाषा में हमने पढ़ा है। तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के अणु भार को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर विलेय का भार और विलेय का अणु भार और पूरे के बट्टे हो जाएगा विलायक का भार, जिसको विलायक के भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम में है तो ग्राम में लिखेंगे और गुणे 1000, ठीक है। ये मोललता का फॉर्मूला निकला है, इसको सॉल्व करेंगे तो मोललता बराबर, ये m यहाँ पे भाग दे रहा था, नीचे आएगा तो गुणा करेगा तो m बराबर हो जाएगा w अपॉन m इंटू कैपिटल W ग्राम में इंटू 1000, ठीक है। यही मोललता का फाइनल सूत्र है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, ठीक। यहाँ स्मॉल w जो है वो क्या है, विलेय का भार है, स्मॉल m जो है विलेय का अणु भार है और कैपिटल W जो है विलायक का भार है। हमने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। बहुत सरल सरल टॉपिक है यार दोस्तों, बस आराम से तैयार करते जाओ, ठीक।
टॉपिक देखते हैं वो है राउल्ट का नियम। बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से ना ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी परिभाषा देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अवनमन मतलब होता है कमी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अभी आपको परिभाषा समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस चित्र के माध्यम से हम आपको एकदम सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक विलायक लिया गया है, ठीक है, और उसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ को घोल रहे हैं जो क्या है, विलेय है, ठीक है, जो क्या है, विलेय है, ठीक। वही लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, यानी कि ये विलायक है, इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, ठीक है, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, तो जो घोलने पे प्राप्त विलयन है, मतलब जब हम इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, यानी कि विलेय को घोल रहे हैं, तो विलेय विलायक मिल गया तो विलयन बन गया। तो प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, जैसे कि जब हम इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को घोलेंगे ना, तो इसके तापमान में कमी आएगी, ठीक है, इसके तापमान में कमी आएगी, मतलब वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन होगा, कमी आएगी। तो वो कमी किसके बराबर होगी, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। जैसे कि मान लो दोस्तों कोई चीज़ उबल रहा है, ठीक है, और उसमें हम बाहर से कोई पदार्थ डालते हैं, ठीक है, कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं, ठीक है, तो उसके मतलब उसके जो उबलने की क्षमता है उसमें क्या होगा, कमी आएगी कि नहीं आएगी। मान लो पानी उबल रहा है, उसी में बाहर से आप ठंडा पानी डाल दोगे तो उसके मतलब तापमान में कमी आएगी, ठीक है, अपेक्षित अवनमन होगा। वही चीज़ किसके बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यही राउल्ट का नियम कहता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि एक विलायक है, इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ को घोल रहे हैं जो कि विलेय है, तो हमको एक विलयन मिल रहा है। तो जब हम वाष्पशील पदार्थ को घोल रहे हैं तो जो विलयन प्राप्त हो रहा है ना, उसका वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन हो रहा है, उसमें उसके वाष्पदाब में कमी आ रही है, ठीक है। तो वो जो कमी आ रही है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम कहता है, ठीक है। अब वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। परिभाषा में ही लिखा है कि वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है भाई, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। तो वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन को हम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और मोल प्रभाज बराबर होता है किसके, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या। यानी कि दोनों घटक, विलयन में कौन कौन से दो घटक उपस्थित होते हैं, विलेय होता है और विलायक होता है। यानी कि मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल एन, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। और मतलब मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल एन, और विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या यानी कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। वही होता है विलेय का मोल प्रभाज। तो यहाँ ये हो गया वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। यहाँ पे स्मॉल एन जो है विलेय के मोलों की संख्या है, और यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो विलायक के मोलों की संख्या है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम देख लेते हैं, जो कि पेपर में हमेशा पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक। यहाँ पे दोस्तों खाली एक चीज़ आपको चेंज कर देना है। वो क्या करना है कि n प्लस एन जो है ना, ठीक है, ये किसके बराबर है, कैपिटल एन के बराबर है। यही चीज़ यहाँ पे बस फिलअप करना है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन प्लस एन को हम कैपिटल एन लिखे हैं। तो एन यानी कि विलेय के मोलों की, विलेय का जो मोलों की संख्या है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। अब एक चीज़ हम पढ़े हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणु भार होता है। अब इसकी जगह विलेय के भार और अणु भार को रखेंगे, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये विलेय का भार हो गया, और ये हो गया विलेय का अणु भार यानी कि W अपॉन एम, और पूरे की बट्टी क्या हो जाएगा, हमारा विलायक का भार, और ये हो गया हमारा विलायक का
अणु भार यानी कि W/m। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू ये m जो था, ठीक है, इस साइड आएगा तो यहाँ पे भाग कर रहा था, यहाँ पे गुणा करेगा तो W/m इज इक्वल टू W/m। यही है फाइनल फॉर्मूला राउल्ट के नियम का, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ P0 जो है वो विलायक का वाष्प दाब है, PS जो है वो क्या है, विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल w जो है वो विलेय का भार है, कैपिटल स्मॉल m जो है वो विलेय का अणु भार है, कैपिटल W जो है वो है विलायक का भार, और कैपिटल M जो है वो है विलायक का अणु भार। ठीक है, तो ये था राउल्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर विलियन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, वो है आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, पूछ लेता है पेपर में, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, इसको भी मिस मत करना। तो हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है विलियन चैप्टर। अगर आप इन सारे टॉपिक को, इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो विलियन चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।